नमस्कार दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को लेकर आजकल देश में बहुत सारी बातें चल रही है। रिसेंटली बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट किया है कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयू और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पीएसबी को गवर्नमेंट अपना होल्डिंग या शेयर कम करेगा। अब सवाल ये आता है कि अचानक से गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाने का जरूरत क्यों पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल ईयर 2022 में टोटल 1.75 लाख करोड़ रुपए की टारगेट फिक्स किया है, जो कि इन सरकारी कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करके जुटाया जाएगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्सेस होता है टैक्स कलेक्शन। हालांकि इंडिया में जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश के टोटल खर्चों के हिसाब से ये काफी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट सामानों पे टैक्स और बढ़ाए। अगर गवर्नमेंट ये फैसला करता है तो बाजार में हर सामान की कीमतों में और बढ़ोतरी आएगी, जिसके लपेट में गरीब ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अमीरों के लिए बाजार में सामान की कीमत के बढ़ोतरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, जबकि गरीबों के लिए ये प्राइस बढ़ना बहुत फर्क पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट असल में क्या है? एक कंपनी के टोटल 100% हिस्सेदारी में गवर्नमेंट अगर 51% और उससे भी ज्यादा का शेयर होल्डर होता है तो ये कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, या इसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी कहा जाता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी में अपना हिस्सेदारी घटाकर 50% से नीचे ले आता है तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट उस कंपनी में हिस्सेदारी तो रखा है, लेकिन ये हिस्सेदारी आधे से कम है। अगर गवर्नमेंट उसी कंपनी में अपना हिस्सेदारी घटाकर 0% कर देता है तो उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है। एक कंपनी तब तक गवर्नमेंट ओन्ड रहता है जब तक इस मैच में गवर्नमेंट बतौर एक प्लेयर की रोल में रहता है। फिर गवर्नमेंट जब अपना शेयर कम करके 50% से नीचे लेके आता है, तब गवर्नमेंट का रोल इस कंपनी में एक अंपायर की तरह हो जाता है। मतलब इस कंपनी में कोई कायदा कानून में अगर कोई धांधली हो रहा है या कोई एम्प्लॉय के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अंपायर जैसे खेल में उसे कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट भी ठीक वैसे ही कंपनी में ये सब कंट्रोल करेगा। जब गवर्नमेंट कंपनी में अपना शेयर और भी घटाकर 0% कर देता है, तब गवर्नमेंट का रोल इस मैच में और या कंपनी में ऑडियंस की तरह हो जाता है। मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। बजट में गवर्नमेंट इन पीएसयू और पीएसबी में जितना भी शेयर कम करने की बात कह रहा है, सब डिसइन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ये एक अनजाना सा डर लोगों के दिल में बैठ गया है, जो कि सही जानकारी ना होने की वजह से हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत, इसको समझने के लिए हम लोग को 1 by 1 आगे बढ़ना होगा। पहले पीएसयूज के बारे में बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में जैसे लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक वैसे ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। जो ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग है या सालों से घाटे में चल रहा है, गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को सालों से टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी देता आ रहा है। अगर कोई भी कंपनी लॉस पे चल रहा है तो ये वहाँ की मैनेजमेंट कहता है कि एम्प्लॉय काम नहीं करता, या एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजमेंट खराब है। हालांकि ज्यादातर केसों में प्रॉब्लम दोनों में ही होता है। 1-2 साल घाटा तो टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर सालों से कोई कंपनी घाटे में चल रहा है तो उसको चलाने के लिए टैक्स पेयर्स की मनी सरकार आखिर कब तक पंप करती रहेगी? इसमें आखिरकार देश का ही नुकसान है। अब अगर हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ले तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉजिक उभर के आ रहा है। एक चुने हुए सरकार की काम कभी भी बिजनेस चलाना नहीं होता है, उसका काम है पब्लिक वेलफेयर में काम करना। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जब गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है तो इतने सारे पीएसयूज को गवर्नमेंट आखिर बनाया क्यों? इसका आंसर है, आजादी के बाद देश में फिनेंशियल रिसोर्सेस या व्यक्तिगत पूंजी की कमी थी। उस टाइम पर देश में उतना कॉर्पोरेट ग्रुप या रिच बिजनेसमैन नहीं था जो अपने खुद के बलबूते पे उद्योग या कंपनी लगा सके। तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा इन पीएसयूज को बनाने के लिए, ताकि देश में रोजगार के अवसर बढ़े और मार्केट इकोनॉमी में सुधार आए। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई आना शुरू हुआ और देश में प्राइवेट कंपनी को भी उद्योग लगाने के लिए उत्साह दिया जाने लगा, जिसका फलस्वरूप
देश में बहुत सारी उद्योग लगी और रोजगार के मौका पैदा हुए। अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबों को राशन, ऐसी सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर देता है तो गवर्नमेंट गरीबों को इन सारी सुविधाओं से वंचित करता है, जो कि एकदम भी ठीक नहीं है। लेकिन रिसेंट बजट में हमें ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस, इन सारी सेक्टरों में अपना बजटरी एलोकेशन और भी बढ़ाया है। गवर्नमेंट पीएसबी या पब्लिक सेक्टर बैंकों को क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहा है? इसका एक मेजर कारण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है इन बैंकों की बढ़ता हुआ एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक का जॉब होता है किसी को लोन देना और उनसे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट वसूल करना और एक टाइम के बाद वो लोन दिया हुआ अमाउंट को उनसे वापस भी लेना। अगर कोई आदमी बैंक से लिया हुआ रकम बैंकों को समय पे लौटाता नहीं है तो बैंक उन लोगों का दिया हुआ मॉर्गेज की नीलामी करके उस लोन की भरपाई कर सकता है। मतलब बैंक जो लोन देता है बैंक को वो दिया हुआ लोन वसूल करना ही होगा, नहीं तो ये तो सीधा तरह से बैंक का घाटा है। लेकिन देश में सालों तक ये देखा गया है कि सरकारी बैंक लोन तो दे रहा है लेकिन उनसे अपना जो प्रिंसिपल दिया हुआ रकम है वो वसूल करने में असमर्थ हो रहा है। तो बैंक का दिया हुआ यही लोन बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए हो जा रहा है। अगर हम प्राइवेट बैंकों को देखें तो ये एनपीए का प्रॉब्लम प्राइवेट बैंकों में बहुत ही कम है। अब इस लॉस को भरपाई करने के लिए सरकार को समय समय पे देश की टैक्स पेयर्स की पैसे को बैंक में पंप करना पड़ता है। जैसे कि फिस्कल ईयर 2017 में 70,000 करोड़ रुपए, फिस्कल ईयर 2008 में 80,000 करोड़ रुपए और फिस्कल ईयर 2019 में 1.06 लाख करोड़ रुपए सरकार इन बैंकों में इन्वेस्ट किया, जो कि आम आदमी के टैक्स से दिया हुआ पैसा है और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोन देने के मामले में भी प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस सरकारी बैंकों से काफी अच्छा है। 5 साल पहले लोन डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट बैंकों का मार्केट शेयर था 21%, जो अभी बढ़ के हो गया है लगभग 36%। वहाँ पे गवर्नमेंट बैंकों का 5 साल पहले लोन डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट शेयर था लगभग 74%, जो अभी घट के हो गया है 60% के आसपास। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक से बहुत आगे निकल गया है। सरकारी बैंकों की इस अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट में 2 कमेटी बनाया था। इन दोनों कमेटी ने गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सौंपा उसमें यही रिकमेंड किया गया कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इन सरकारी बैंकों में घटाकर 50% से कम कर लेना चाहिए, जो कि हमारे देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इस बैंकों की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट देश के सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रहा है। कुछ चुनिंदे बैंकों को छोड़कर जो अंडर परफॉर्मिंग बैंक है उनमें ही गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में गवर्नमेंट को सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना के बाद देश के इकोनॉमी में बहुत गिरावट आया है। तो इस समय किसी भी पीएसयू या पीएसबी को डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी अच्छी तरह से ऑडिट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये एक घाटे का सौदा भी हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन में भी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से नजर रखना चाहिए। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल वर्कर्स में करप्शन तो घटता है, लेकिन टॉप लेवल में करप्शन होने का चांस रहता है। प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? अगर हम एडवांटेज को देखें तो इसमें करप्शन बहुत हद तक कम हो जाता है। हम सभी को पता है कि एक सरकारी ऑफिस में फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने के लिए कितना कुछ बीच में करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट में काम बहुत ही जल्दी और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली होता है, जिसमें कॉमन पब्लिक का ही प्रॉफिट होता है। प्राइवेटाइजेशन होने से देश में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। प्राइवेटाइजेशन में वर्क कल्चर बहुत ही इम्प्रूव होता है और एम्प्लॉइज का काम में भी बहुत तेजी आता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो एम्प्लॉइज
सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट से उनको अपना जॉब खोने का डर पैदा होता है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से सरकारी नौकरी पाया है, उनका जॉब सिक्योरिटी चला जाता है। लेकिन आप अगर खुद से सोचेंगे कि अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है और वो आपका घर में बहुत मेहनत से और अच्छी तरह से काम करता है, तो क्या आप उस सर्वेंट को काम से निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो अगर काम छोड़ के जाना चाहे तो भी आप हर संभव उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो जितनी मेहनत से किसी को सरकारी नौकरी मिलता है, अगर उतनी ही मेहनत से कोई ऑफिस में काम करेगा तो नौकरी जाने की बात कहाँ से आ रहा है? जिस भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनियों को टेक ओवर कर रहा है, उनको भी कंपनी चलाना है और उसको चलाने के लिए उनको भी अच्छे लोगों की जरूरत है। अगर आप दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों को देखेंगे, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल, वहाँ के जो सीईओज या बड़े पोस्ट में काम करता है, उनका सैलरी कुछ मिलियन डॉलर्स में होता है, जो एक सरकारी नौकरी में कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अगर आप देश के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस को देखें, वहाँ के ग्रेजुएट्स मैक्सिमम सरकारी नौकरियों को छोड़कर प्राइवेट में नौकरी ज्वाइन करता है, क्योंकि प्राइवेट में प्रेशर और पैसा दोनों ही ज्यादा है। अगर कोई मेहनत से अपना काम करेगा तो उसका रिवॉर्ड भी सरकारी नौकरी के मुकाबले प्राइवेट में बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या इस पीएसयू और पीएसबी को बचा नहीं सकता? अगर गवर्नमेंट को कोई लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स पेयर का पैसा उन कंपनियों में डालना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट सालों से डालता आ रहा है। इससे इंडिया की राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट और भी बढ़ेगा। इसके भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को लोगों से और ज्यादा टैक्स वसूलना पड़ेगा, जिससे कि देश में महंगाई और बढ़ेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट्स को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाता? अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे तो ये पाएंगे, अगर आपकी महीने का इनकम 4 लाख है और आपके घर में 4 सर्वेंट है, अगर सरकार टैक्स बढ़ा के आपसे महीने का 1 लाख ज्यादा टैक्स वसूलता है तो आपका महीने का इनकम घटकर 3 लाख हो जाएगा। अभी कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप ऑटोमेटिकली काम से एटलीस्ट एक सर्वेंट को छुट्टी कर देंगे। कॉर्पोरेट के साथ भी यही मसला है। अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाता है तो कॉर्पोरेट भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए एम्प्लॉइज घटाना शुरू करेगा और लोगों की इसमें जॉब चली जाएगी। इंडिया या किसी भी देश में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट जॉब से ही आता है, इसलिए सरकार चाहे भी तो कॉर्पोरेट टैक्स उतना नहीं बढ़ा सकता। क्या प्राइवेटाइजेशन से मार्केट में मोनोपोली आता है? पहले हमको समझना है मोनोपोली का मतलब क्या होता है। अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक ही सेलर होता है तो उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं मिलता। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकता है, मतलब वो अकेले ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। इसको कहते हैं मोनोपोली। ये कभी भी ग्राहक के लिए अच्छा नहीं होता है। अब लीजिए, मार्केट में 10 कार कंपनियां हैं, जिसमें से 5 है प्राइवेट कंपनी और 5 है सरकारी कंपनी। अब सरकार ये फैसला करता है कि 5 सरकारी कंपनियों में से 2 कंपनी में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो मार्केट में अभी कार की 3 सरकारी कंपनी और 7 प्राइवेट कंपनी रह जाता है। तो इससे क्या मार्केट में एक ही कार कंपनी का दबदबा कायम हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी भी 10 कंपनियां हैं जो कार को सेल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से मार्केट में मोनोपोली आ जाएगा, हमको यहाँ से समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है। क्या प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देश को बेच देना है? सोचिए, आपके पास एक जमीन है और आप उस जमीन को किसी और को बेच देते हैं। उस जमीन पे आपका हक नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमीन को जिसने खरीदा वो उस जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकता है। उस जमीन में वो जो कुछ भी करेगा उसको भारत की कानून की तहत ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमीन में कोई दूसरा देश की कानून लागू हो जाएगा, या अगर उस जमीन से कोई तेल या नेचुरल रिसोर्सेस निकलता है तो वो रिसोर्स किसी और दूसरे देश का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक वैसे ही प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देश को या देश के रिसोर्सेस को बेच देना
घबराना नहीं है। अगर हम लोग वेस्टर्न इकोनॉमी जैसे यूरोप और अमेरिका को देखें तो वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी का डोमिनेंस है और वहाँ का इकोनॉमी हमसे बहुत अच्छा भी कर रहा है। तो ये सीधी तरह से ये दर्शाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से लोगों को इतना घबराना नहीं है और इसमें बहुत डर जाने की बात भी नहीं है। वैसे ही बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।